नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर का श्री गणेश करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का, साथ ही साथ इस चैप्टर का जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को जानने, पढ़ने, समझने से पहले आपको उस चैप्टर के नेम का मतलब पता होना जरूरी है। जैसे आपने क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 पढ़ा जिसका नाम था रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में एलसीएम, एचसीएफ, इरेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट समझने से पहले ये जरूरी है कि आखिर रियल नंबर्स का मतलब होता क्या है, इसे समझना। उसी तरीके से जब आप इस चैप्टर 1 के आगे और बढ़ते हो तो आपको मिलता है चैप्टर 2 जिसका नाम होता है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स में अल्फा बीटा को समझने से पहले आपको पॉलिनोमियल्स का मतलब पता होना जरूरी है। उसी तरीके से जब आप चैप्टर 2 में और आगे बढ़ते हो, चैप्टर 3 आता है, तो चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट्स को समझने, पढ़ने, जानने से पहले आपको चैप्टर नंबर 3 के नेम का मतलब पता होना जरूरी है। अब अगर आपको चैप्टर नंबर 3 के नेम का मतलब पता करना है तो अगर आप उसे एक साथ पढ़कर पता लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, और अगर आप इस नेम को तोड़ तोड़ के समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, वो भी एक बार में। तो आइए तोड़ तोड़ के समझते हैं। इस नेम में जो पहला वर्ड है वो क्या है? पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? टू। अब हर क्लास में एक से दो बच्चे, एक से दो स्टूडेंट्स होते ही होते हैं जो पूरी क्लास को डिस्टर्ब किए रहते हैं। अगर आप इस YouTube प्लेटफॉर्म पे मुझे ना देख रहे होते, अगर आमने सामने पढ़ रहे होते, तो आप में से कोई ना कोई एक स्टूडेंट मुझसे कहता है भैया पेयर का मतलब समझा दूंगा। तो मैं क्या कहता पता है? मैं कहता कोई बात नहीं, हो सकता है ना पता हो, लेकिन मैं आपको पता करा के ही छोड़ूंगा। तो क्या एग्जाम्पल देता, कैसे समझाता? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए जो आपका शूज है वो खराब हो गया है और आपको नए शूज चाहिए, और आप अपने पेरेंट्स के पास गए, आपने कहा मम्मी या पापा मुझे शूज दिला दो। तो अगर पापा से आप बोल रहे हो, अगर आप पापा से बोल रहे हो और पापा थोड़ा सा गुस्से में हैं, तो क्या कहेंगे पता है? वो कहेंगे कितने शूज चाहिए ये बताओ, एक शूज चाहिए कि दो शूज चाहिए? मतलब मजाक मजाक में बोलते हैं ना, जैसे कहते हैं ना, जैसे लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं जूता जूता मारूंगा, वैसे एक शूज चाहिए कि दो शूज? तो आप क्या बोलते हो? मुझे 1 पेयर ऑफ शूज चाहिए जिसमें 2 जूते हों, ठीक है? तो भाई अब पेयर का मतलब समझ में आया? हाँ। फिर इस नेम में जो अगला वर्ड आता है वो है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो। फिर उसके बाद आता है इक्वेशंस। इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन। फिर अगला वर्ड आता है टू। टू का मतलब 2 होता है। फिर सबसे लास्ट में वर्ड आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है ऐसे सिंबल्स जो हर पल हर समय, हर पल हर समय तो एक ही बात हुई, हाँ, जो हर पल हर जगह हर सिचुएशन में अपना रंग बदल देते हो, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा रिश्तेदार होगा जो आग लगाए फिरता है, यहाँ जाके कुछ और कहेगा, वहां जाके कुछ और करेगा, यहाँ पे अपना रंग हरा रखेगा, वहां अपना रंग लाल कर देगा, रंग बदल देगा। उसे आप मजाक मजाक में वेरिएबल्स कह के बुलाना, ठीक है? हाँ, तो सभी वर्ड्स का मतलब आपको समझ में आ गया ना इस नेम के? तो अब आइए इन सभी मीनिंग्स को कंबाइन करके इस पूरे नेम का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है? तो इस पूरे नेम का मतलब ये है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हों, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हों और उसमें इक्वल टू का साइन हो और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो और वो पेयर में हो, यानी कि उसमें 2 एक्सप्रेशन हो उसी फॉर्म में, ठीक है? किस फॉर्म में? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, जिसमें इक्वल टू का साइन हो और जिसमें 2 वेरिएबल्स हो अलग अलग, और उनका पेयर्स हो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब एग्जांपल देता हूं, अब क्लियर होगा।
सबसे पहले मतलब समझो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो और जिसमें दो वेरिएबल्स हो, मतलब समझ में आया, और इनका पेयर हो, मतलब समझ में आया, आप समझ में आ गया होगा। एग्जांपल देता हूं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, ये एक एक्सप्रेशन है और इसमें आपको दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं। दोनों वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट डिग्री है, एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है, तो लीनियर हुआ, इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन हुआ, और क्या हुआ, बस ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एग्जांपल। अब अगर इन्हें आपका अब अगर इसका पेयर बनाना है तो एक और इसी तरीके से एक्सप्रेशन इसमें घुसेड़ दो। मान लीजिए मैंने लिखा 2x प्लस 5y बराबर 0, ठीक है। अब ये भी एक एक्सप्रेशन, इसमें इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन हुआ, दो वेरिएबल्स हैं और हाईएस्ट डिग्री 1 है तो लीनियर हुआ। ये भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एग्जांपल हो गया। अब ये दो एक्सप्रेशन का जो पेयर हो गया, यही तो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या इस चैप्टर के नेम का मतलब क्लियर हुआ? अब अगर आपको इस चैप्टर के नेम का मतलब क्लियर हो गया हो तो अब मैं आपको बताता हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि हर प्रॉब्लम में हमें, इस चैप्टर के हर प्रॉब्लम में हमें दो इसी तरीके के एक्सप्रेशन दिखेंगे जिसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो, ठीक है। तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है। क्या होता है? जो उस प्रॉब्लम में फर्स्ट इक्वेशन होगा, जो उस प्रॉब्लम में फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y बराबर प्लस c1 बराबर 0। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, जिसके लिखने से वो पूरा पेयर बन जाता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहां पर a1 b1 c1 क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। और जो a1 होगा और साथ साथ जो b1 होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से यहां भी होगा कि a2 b2 c2 रियल नंबर्स होंगे और a2 और b2 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, ठीक है। अगर भाई a2 b2 और इसमें a1 b1 की वैल्यू 0 हो गई तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसमें x खत्म हो जाएगा, इसमें y खत्म हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट ही कांस्टेंट बचेगा। तो कांस्टेंट लेके हम क्या करेंगे? अब अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गए हों तो अब हम इस चैप्टर में और आगे बढ़े। चलिए आइए बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में आगे इसके पढ़ना है आपको क्या? आपको पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसका मतलब क्या होता है? एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए वही एग्जांपल लेता हूं 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें जो x की वैल्यू हो, इसमें जो y की वैल्यू हो, वो ऐसी वैल्यू हो जिसे रखने पे और उसके बाद सॉल्व करने पर जो रिजल्टेंट हो, जो रिजल्ट निकले वो 0 के बराबर निकले, यानी कि लास्ट में LHS बराबर RHS वाली परिस्थिति आ जाए, ठीक है। तो इस चीज को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखा जो कि है 5x माइनस 3y बराबर 9, 5x माइनस 3y बराबर 9। अब इसमें हम मान लेते हैं x की वैल्यू, इसमें हम मान लेते हैं x की वैल्यू 3, इसमें हम मान लेते हैं x की वैल्यू 3 और इसमें हम y की वैल्यू मान लेते हैं 2। अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि x की वैल्यू और y की वैल्यू इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन है कि नहीं।
तो आइए पुट करके देख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर 9। सॉल्व करेंगे 15 आ जाएगा, माइनस में 6 आ जाएगा बराबर 9। 15 माइनस 6 बराबर 9 बराबर 9। LHS बराबर RHS। जब रिजल्ट बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो उसमें आपको दोनों लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल है उनकी कॉमन वैल्यू ढूंढनी होगी। अब वो कैसे फाइंड आउट करते हैं इसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि उसको फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और एक होता है ग्राफिकल मेथड, जो कि इस वीडियो में आपको थोड़ा सा मैं समझा दूंगा, बाकी उसको डीपली आपको अपने से पढ़ना है। अगर आप उस पर प्रैक्टिस कर लिए ना तो समझ लो कि आने वाले एग्जाम में 2 से 3 नंबर अपना आपने सिक्योर कर लिया। और उसके क्वेश्चन कम से कम आप 10 लगा लो, 10 लगा लो अभी, फिर बाद में और लगा लेना, लेकिन अभी के लिए 10 क्वेश्चन काफी हैं ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मान लीजिए मैं ले लेता हूं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। एक क्वेश्चन में वो पढ़ता हूं आपके सामने, स्क्रीन पे नहीं आएगा, जो कि कह रहा है कि शो दैट x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पे सिस्टम का मतलब ये मत समझना जो गाना बना है, सिस्टम पे सिस्टम बना रच जाट का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है। इस क्वेश्चन में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है। पहला इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 16 और x माइनस 2y बराबर 1। और इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू दिया है 5 और y की वैल्यू 2 दिया है, और हमें फाइंड आउट करने को कह रहा है कि ये x की वैल्यू और y की वैल्यू इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन है या नहीं। तो आइए देखते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 में पुट करके देख लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर 16। 2 5 10 प्लस 6 बराबर 16, 16 बराबर 16। LHS बराबर RHS, यानी कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो है 5 और 2। ठीक है, अब इस इक्वेशन का भी देख लेते हैं। तो ये हो गया 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर 1, 5 माइनस 4 बराबर 1, 1 बराबर 1। LHS बराबर RHS वाली परिस्थिति आ गई, यानी कि इस इक्वेशन का भी जो सॉल्यूशन है वो भी है 5 और 2। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था ना कि अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो उसमें आपको दोनों इक्वेशन की वेरिएबल की वैल्यू सेम रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ और निकला, दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ और निकला, ऐसे नहीं। दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन सेम निकलना चाहिए। जैसे कि इसमें आप देख रहे हो कि दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन सेम है, 5 और 2। अब आइए समझते हैं कि कैसे ग्राफिकल मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मैं आपको बहुत डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि डीपली पढ़ाने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा और बोर्ड पे ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और आपको अच्छे तरीके से समझ भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं जिसमें मैं लिखता हूं पहला इक्वेशन x प्लस 2y बराबर 3 और 4x प्लस 3y बराबर 2, ये दूसरी इक्वेशन। अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। इन दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी कॉमन वैल्यू फाइंड आउट करना। और ग्राफिकल मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 था जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, और वो इतना छोटा चैप्टर था कि अगर आपने MBBS
मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखा हो तो उसमें एक डायलॉग था ना कि मुन्ना भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। तो वो इतना छोटा चैप्टर था कि वो शुरू होते ही खत्म हो गया, क्योंकि उसमें एक ही एक्सरसाइज थी। ठीक है, उसमें हमने सिंपली इतना पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट का कैसे हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप मैथ्स में और आगे बढ़ोगे ना, जैसे जैसे आपका मैथ सब्जेक्ट में लेवल इंक्रीज होता जाएगा, आपको दिखेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके हर चैप्टर में उतना ही ज्यादा काम कर रही है। ठीक है, वैसे ही इस चैप्टर में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए देखते हैं। हर इक्वेशन से हम एक लाइन बना सकते हैं, ग्राफ की एक लाइन बना सकते हैं। क्या मैंने कहा, हम हर इक्वेशन से ग्राफ की एक लाइन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने ये एक इक्वेशन लिया, x + 2y = 3। अब मैंने एक डिब्बा बनाया। ठीक है, इसमें मैंने एक डिब्बा बनाया, कुछ इस तरीके से इसको डिवाइड किया पार्ट्स में। ठीक है, अब एक पार्ट में लिखा x और एक पार्ट में लिखा y। ठीक है, अब मैंने मान लिया x की वैल्यू 1, तो मैं जब इस इक्वेशन में 1 रखूंगा x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 + 2y = 3 और 2y = 2 और y की वैल्यू 1। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, उसी तरीके से फिर से हम x की वैल्यू कुछ और मान लेंगे। मान लीजिए मैंने ले लिया x की वैल्यू 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 ले लिया और ये हो गया 3 + 2y = 3। 2y की वैल्यू हो गई 0, y की वैल्यू हो गई 0। तो x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू 0 हो गई। अब आपको यहां से दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो वो दो पॉइंट्स ग्राफ में रखो और दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। थोड़ा बड़ा बनाना स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसी स्टेप से आपको दूसरे इक्वेशन से भी एक लाइन बना लेना है। और जब आप वो दोनों लाइन ग्राफ पे उतारोगे तो उसमें आपको तीन चीजें ऑब्जर्व करने को मिलेंगी। या तो वो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या तो वो दो लाइन पैरेलल जा रही होंगी, या तो वो दो लाइन कोइंसाइड कर रही होंगी। ठीक है, या तो वो दो लाइन कोइंसाइड कर रही होंगी। ठीक है, और इंटरसेक्ट करने, पैरेलल करने, कोइंसाइड करने से ये हमें पता चल जाता है पहले ही कि उन दोनों इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर वो दो लाइन ग्राफ में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उन दोनों इक्वेशन के सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। अगर वो दो लाइन पैरेलल जा रही हैं तो उन दोनों इक्वेशन के एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगर वो दो लाइन कोइंसाइड कर रही हैं तो उन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। अब बहुत से टीचर से आप ये पूछोगे ना, आप एक बार टेस्ट करने के लिए अपने टीचर का ही टेस्ट ले लेना। आप उनसे पूछना कि सर इनफाइनाइट की डेफिनेशन क्या होती है, तो देखना वो क्या बताते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इनफाइनाइट की डेफिनेशन क्या होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि इनफाइनाइट एक नंबर है। इनफाइनाइट नंबर नहीं है, इनफाइनाइट एक सिंबल है जो कि बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट। एक बार अपने टीचर से पूछ लेना। बहुत से टीचर कहेंगे कि इनफाइनाइट एक नंबर है, लेकिन इनफाइनाइट एक क्या है, सिंबल है। ठीक है, हाँ, तो बहुत से इस चैप्टर के जितने भी प्रॉब्लम आपको दिखेंगे उसमें आपको सिर्फ एक ही केस दिया जाएगा, इंटरसेक्शन वाला, पैरेलल वाला, कोइंसाइड वाला। इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1 में ही है, बाकी एक्सरसाइज 2 और 3 में इंटरसेक्ट वाला ही केस है। ठीक है, और अगर वो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं यानी उनके एक सॉल्यूशन होगा सिर्फ, तो जिस पॉइंट पर वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी उसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, और अगर कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा तो उसमें x की और y की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी। ठीक है, तो जो उसमें x की वैल्यू होगी और जो y की वैल्यू होगी वही उन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन माने जाएंगे। क्लियर हुआ कि कैसे हम ग्राफिकल मेथड से दोनों लाइन के सॉल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
क्या मेरी बात क्लियर हुई? अब आप वादा करो यहां से कि इस वीडियो को खत्म करने के बाद इस टॉपिक से, इस कॉन्सेप्ट से 10 क्वेश्चन अभी ही करके जाओगे। मैं पता है जब बोर्ड एग्जाम दिया और उसमें एक क्वेश्चन आया 2 या 3 नंबर का ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन निकालने का, तो मैंने तो प्रैक्टिस की नहीं थी और मैं वो नहीं कर पाया। तो मुझे इतना रिग्रेट हुआ ना, क्योंकि मैंने इस चैप्टर पे इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे, कुछ कहने को नहीं। और मुझे इस चैप्टर में इतना कॉन्फिडेंस था ना, मेरा इस लेवल का कॉन्फिडेंस था कि मुझे इस चैप्टर में कोई मेरा नंबर काट नहीं सकता अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले तो। लेकिन मेरा नंबर कट गया सिर्फ किस वजह से? ग्राफिकल मेथड वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया था। तो इसलिए अगर आपको पछताना नहीं है, अभी आप 10 क्वेश्चन कर लो, ताकि अगर आप फ्यूचर में नहीं प्रैक्टिस किए रहे, टाइम मिलने की वजह से या ध्यान ना देने की वजह से, और एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया, तो आपको जानकारी तो रहे कि कैसे हम ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे स्कूल में एक क्वेश्चन आया था ग्राफिकल मेथड से, तो उसमें पता है क्या हुआ? टीचर ने कट करवा के दूसरा क्वेश्चन लिखा दिया। अब बताओ, वही क्वेश्चन उठ के चला आया, छप के नहीं, उसी पैटर्न का क्वेश्चन छप के आया, और मुझे आता नहीं था, मैंने प्रैक्टिस की ही नहीं थी। तो इसलिए मैं तुम्हें पहले से चौकन्ना कर रहा हूं कि आएगा, और 2 से 3 नंबर सिक्योर कर लो अभी। चैप्टर 1 में इरेशनलिटी टॉपिक था, मैंने बोला है 2 से 3 नंबर उसमें से भी आएगा, तो उसको भी सिक्योर करे रहो, इसको भी सिक्योर करे रहो। 4 से 6 नंबर मैंने आपके अभी ही सिक्योर करा दिए 80 में से, 100 में से, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें एक्सरसाइज 1 में बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें हमें बिना ही ग्राफिकल मेथड से हमें ये पता लगाना है कि वो 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल जा रही है या कोइंसाइड कर रही है, बिना ग्राफिक बनाए। तो ये कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए हमें एक सुविधा दी गई है। क्या सुविधा दी गई है? हमें एक सुविधा दी गई है आइडेंटिटीज। हमें सुविधा दी गई है आइडेंटिटीज की। 3 आइडेंटिटीज हैं और तीनों केस के लिए हैं। जो केस आइडेंटिटी से रिलेट कर जाएगा उसका मतलब होगा कि वो दोनों इक्वेशन की लाइन उस केस को फॉलो कर रही है। अगर वो 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसकी जो आइडेंटिटी होगी, इक्वेशन की जो आइडेंटिटी होगी, वो होगी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। स्टैंडर्ड फॉर्म काम आएगा दोनों इक्वेशन का। क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरे इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a2x प्लस b2y बराबर प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा। और अगर ऐसी परिस्थिति दिख जाए तो समझ लेना कि इन दोनों इक्वेशन का जो लाइन बनेगा ग्राफ में वो इंटरसेक्ट करेगा, और अगर इंटरसेक्ट करेगा तो उसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे? ओनली 1 होंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपको पढ़ना है कोइंसाइड केस का आइडेंटिटी। तो कोइंसाइड केस की आइडेंटिटी कहती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये आइडेंटिटी फॉलो कर ली ये इक्वेशन, तो यानी कि इन दोनों इक्वेशन की लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं, और इन दोनों लाइन अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं ग्राफ में, तो इसका मतलब इनके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो होंगे इनफाइनाइट, अनगिनत। और जो तीसरा होता है वो होता है पैरेलल केस का। पैरेलल केस की आइडेंटिटी क्या होती है? पैरेलल केस की आइडेंटिटी होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है किसके? c1/c2 के। ठीक है, ये आइडेंटिटी अगर इक्वेशन फॉलो कर ले रही है तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन की लाइन ग्राफ में पैरेलल जा रही है, और अगर पैरेलल जा रही है तो इनके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे? 0, एक भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन दोनों आइडेंटिटीज की मदद से पता लगाना होता है बिना ग्राफ बनाए कि इन दोनों इक्वेशन की लाइन ग्राफ में इंटरसेक्ट कर रही है कि कोइंसाइड कर रही है कि पैरेलल जा रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब इस वीडियो का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कोई बड़ी चीज नहीं, बहुत छोटी चीज है, और इसी कॉन्सेप्ट से ही बन के निकला है।
क्या कहता है वो ये कहता है कि अगर किसी केस में एक भी नंबर ऑफ सोल्यूशन निकल रहे हैं तो वो केस कंसिस्टेंट में आ जाएगा, और अगर ऐसा केस निकल जाए जिसमें एक भी नंबर ऑफ सोल्यूशन ना हो, 0 नंबर ऑफ सोल्यूशन हो, तो वो केस इनकंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि पैरेलल के केस में, पैरेलल एक ऐसा इकलौता केस है जिसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन 0 होते हैं, एक भी नंबर ऑफ सोल्यूशन नहीं होते। तो पैरेलल का केस दिख जाए तो इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट है, और इंटरसेक्ट या फिर कॉन्साइड का केस दिख जाए तो वो कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्ट में एक नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेगा और कॉन्साइड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। अरे क्या इस वीडियो में मैंने आपको जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए क्या समझ में आ गए हैं? बिल्कुल समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको समझ में आ गए हैं तो किसका इंतजार कर रहे हैं? मेहमान का। मेहमान आ जाएंगे तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, और जब पढ़ नहीं पाओगे तो अपने गोल से दूर जाओगे, और अगर गोल से दूर जाओगे तो तुम्हारे जितने भी सपने हैं ना कि पापा दिला देंगे ये गिफ्ट, मम्मी दिला देंगे ये गिफ्ट, रिश्तेदार ऐसे चलेंगे, रिश्तेदार ऐसे चलेंगे, सब चकनाचूर हो जाएगा। मैं पता है जब जब ज्यादा तो नंबर्स मैंने तो नहीं पाए थे, बट हाँ काफी पाए थे मैंने। लेकिन मेरे जितने भी रिलेशनशिप थे उसमें 2-3 बच्चे ऐसे थे जो मेरे ही क्लास के थे, यानी क्लास 10th में थे, तो उसमें तो कंपटीशन बहुत बना हुआ था। तो 2026 में जो मैथ का पेपर आया था वो बहुत कठिन आया था, टफ आया था, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि इतना टफ आ जाएगा, इस लेवल का आ जाएगा। तो उस लेवल की तैयारी नहीं थी, और हम लोग का पेपर चला गया खराब, नंबर्स उतने अच्छे आए नहीं। ठीक है, और जैसे ही उनको पता चला वो मेरे घर पहुंच गए, और मेरे पिताजी से कह रहे हैं कि हाँ जी कैसा गया पेपर मैथ का? हाँ ठीक गया, ज्यादा मतलब खराब गया है लेकिन उतना भी खराब नहीं गया, बोल। और वो भी हंस रहे थे। ठीक है, जब रिजल्ट निकला, जिस दिन रिजल्ट निकला उस दिन ये पता चला कि जितने भी थे मेरे कंपटीशन में रिश्तेदार, जिनके भी बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे थे, उनसे सबसे ज्यादा रिजल्ट मेरा आया है। उसमें से एक रिश्तेदार आए, रिश्तेदार क्या कहूँ, पड़ोसी आए, कहे मुझसे कितना परसेंटेज बना? मैंने कहा 90%। मैंने कहा 90% बना, और उनके बेटे का बना 83%, 7% कम, सीधा 83 या 84 था, 7%, 6-7% कम। तो उन्होंने सफाई दिया। क्या दिया? सफाई दिया। क्या कहा? ये कहा कि अब रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है जब तक सक्सेस ना हो जाए। मेरे दिमाग में ये आया कि अगर मैं 56% लाया होता ना किसी वजह से, तो यही लोग कहते हाँ पढ़ाई नहीं किया होगा। जब रिजल्ट नहीं अच्छा आया था ना तो बहाने बनते हैं। तो अगर इसका ये सिचुएशन को देखने का भी एक अलग मजा है। तो अगर आपको वो मजा देखना है ना, उस मजे को फील करना है, तो अभी से लग जाओ। और जिस फील्ड में मैं चौकन्ने रहने को कह रहा हूँ उस फील्ड में तो एकदम से मास्टर हो जाओ। जिस कॉन्सेप्ट में कह रहा हूँ कि आएगा नंबर कटेगा, उसमें चौकन्ना हो जाओ और अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो आई होप कि आप सभी लोगों को मैंने आज की इस वीडियो में जितना कुछ भी समझाया वो सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको वो सब चीजें समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लास्ट तक क्लिप बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।